हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमटी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने एक वीडियो भी बना दिया है जो कि एक मल्टीबैगर शेयर है जिन्होंने Q2 के ऊपर आउटलुक भी दिया है। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रैली जो थी उस शेयर के अंदर थी। सो ये भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट का जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आया है। उससे जो है कुछ कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो कौन सी है ये कंपनीज़ और क्या हमें इस कंपनीज़ को बाय करके चलना चाहिए, सो ये भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं इन 2020। अगर आप देखें तो मोदी गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्कीम चालू की थी जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम जिसको बोलते हैं। सो ये जो स्कीम स्टार्ट की थी उसको उसका जो मेन रीज़न था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना है और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है एज अ चाइना इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो हमें भी चाइना को compete करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, कंपनीज़ को मदद करनी होगी या उनको पैसे प्रोवाइड करने होंगे ताकि वो एक अपना सेटअप जो है वो क्रिएट कर सके और वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट कर सके। सो कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने PLI स्कीम को इन्वेंट किया था फॉर लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस वाज टारगेट फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मैंने पहले भी कहा कि कंपनीज़ को पैसा दे के या उनको सपोर्ट करके ताकि वो अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को क्रिएट कर सके और अपने प्रोडक्शन का प्रोडक्ट्स का जो है प्रोडक्शन कर सके, उसको जो है उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव टर्म यूज़ किया है यहाँ पे। टू स्टार्ट और बिल्ड एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसके लिए जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 32 बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम। और वहाँ पे अगर आप देखें तो विच 10 बिलोंग्स अप्रूव्ड फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउट ऑफ 32 10। सो बाकी बाकी के जो स्कीम्स थे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए थे, बट अगर आप सिर्फ 10 देखें तो वो सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे। सो अभी के लिए देखें तो अब 2022 अभी के लिए चल रहा है। सो पिछले 2 साल से ये स्कीम चल रही है और इसको अभी और भी एक्सटेंड करने का जो है गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। सो यहाँ पे नाउ एक्सटेंडेड टू 14 सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, स्टील एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो अब जो पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस था, सो अब इनका जो है वो 14 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है इंक्लूजन कर लिया है इन्होंने। और उसके अंदर ऑटोमोबाइल, स्टील और फार्मा को भी अब जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। So through this scheme, government aims to boost manufacturing in the country and generate employment and encourage technological innovations. सो ये जो है वो मेजर एस्पेक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर भी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी चाहिए। सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉब्स भी क्रिएट होगा। सो PLI स्कीम से जॉब के नंबर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। सो पहली जो कंपनी जिसको बेनिफिट होगा वो है डिक्सन टेक। सो मैंने पहले भी मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर किया है। सो ये जो कंपनी है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, सो ये सब जो प्रोडक्ट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स के अंदर। सो अब ये जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी एंटर करने वाले हैं जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैंने पहले ही मेरे वीडियो में बताया कि 32 में से सिर्फ 10 जो PLI स्कीम है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही अलोकेट किए हैं। सो डिक्सन जो है वो आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। सो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है PLI स्कीम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप देखेंगे कि अपकमिंग जो भी, क्योंकि जैसे जैसे इनके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के जो सेटअप है वो होते जाएंगे और ये अपना प्रोडक्शन करते जाएंगे, इनका रेवेन्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। प्रीवियसली जो था वो 2022 में अगर देखें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 66% से बढ़ा था। सो 66% रेवेन्यू बढ़ना काफ़ी बड़ी बात है मैं कहूँगा। सो 66% जो था इनका रेवेन्यू बढ़ा था और 32% के 32% जो था इनका प्रॉफिट बढ़ा था। बट प्रॉफिट जो था वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से कम था, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि ओवरऑल जो क्राइसिस चल रहा है। और ये जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप वगैरह करते हैं, तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है।
सो ज़्यादा से ज़्यादा पीएलआई स्कीम का ये बेनिफिट लेंगे ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके, और ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और अगर आप देखें तो इंडिया इतना बड़ा डेमोग्राफी है जहाँ पे मोबाइल कंजम्पशन काफ़ी यूज है, क्योंकि हम भी चाइनीज़ फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे जैसे कंपनीज इंडिया के अंदर ही मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करेगी और इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस ये कंपनी से होगा। सो डिक्सन को अगर आप होल्ड करते हैं तो आप कोई भी लेवल से अगर इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही है। और आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक एक दो दो स्टॉक करके भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पीएलआई स्कीम अभी के लिए अगर आप देखें तो अभी जैसे गवर्नमेंट हेल्प करेगी, फिर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट करेंगे। सो धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आपको फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलेगी। सो इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, इंस्टेंट आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि सेटअप करने में और प्रोडक्शन करने में, सेल्स करने में, सो ये सब चीज़ को टाइम ज़्यादा है। सो आपको ऐसा दिखेगा कि हर क्वार्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट है, और शेयर प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी वो टाइम पे आपको देखने मिलेगी। सो अगर आप डिक्सन को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल्स पे भी आप एक एक दो दो स्टॉक करके बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा पावर सोलार। सो अगर टाटा पावर सोलार जो है ये एक डिफरेंट कंपनी है जो कि टाटा पावर के अंदर आती है। सो नाम से ही पता चलता है कि कंपनी जो है वो सोलार के बिजनेस में काम करती है। सो यहाँ पे जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे ये कंपनी जो है उसका काम करती है। सो हमारे घर के ऊपर जो भी सोलार पैनल्स लगते हैं, सोलार सेल लगते हैं, सो उसके उस सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी काम करती है। सो यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कर दी है। सो टाटा पावर को भी यहाँ से, टाटा पावर सोलर जो कि कंपनी है जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी है, सो इनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो कंपनी जो है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड तो नहीं है, बट टाटा पावर के अंदर ही ये जो कंपनी है वो आती है। सो सोलार का मतलब यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। सो अभी के लिए देखें तो 21 सितंबर को ही गवर्नमेंट ने जो है इनका सेकेंड ट्रांच जो है पीएलआई का उसको अप्रूव कर दिया है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर मूव होता जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा अगर हम हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी उतना इलेक्ट्रीफाई कर पाएँ, और जितना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर कम होगी उतना कम हमारा इंपोर्ट होगा। सो इन फ्यूचर ये कंपनीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट का रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट कर सकती है। सो ये कंपनीज़ को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। टाटा पावर सोलर जो है वो डायरेक्टली लिस्टेड तो नहीं है, बट आप टाटा पावर के ऊपर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी बेनिफिट है वो टाटा पावर जो कि पेरेंट कंपनी है उनको डायरेक्टली होगा। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अडानी इंफ्रा। सो ये जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड तो नहीं है, बट इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अडानी एंटरप्राइज। सो ये भी जो कंपनी है वो सोलार पावर प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट, पावर ट्रांसमिशन, सो पावर के सेक्टर में ही ये कंपनी जो है वो काम करती है, और अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही लिस्ट है। सो इस कंपनी को भी पीएलआई स्कीम का जो है बेनिफिट होगा। सो ये जो कंपनी है इन्होंने गुजरात के अंदर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जो है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फोटोवोल्टिक प्लांट जो है वो गुजरात के अंदर सेटअप कर दिया है। सो कंट्री का सबसे बड़ा प्लांट है, वो लगभग 350 एकर्स के एरिया में है, जो कि गुजरात के अंदर है। सो 350 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर वो फैला हुआ प्रोजेक्ट है। सो ये भी कंपनी जो है वो सोलार के सेक्टर में या इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर ही काम करती है। तो ये भी जो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल के ऊपर कम हो सके। और अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर इतने सारे सोलार के जो प्लांट्स हैं, सो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है। सो काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल या जो फैक्ट्री सेटअप होता है वो गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सो कंपनीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उससे होता है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो रिलायंस न्यू एनर्जी। सो आप फिर से एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। सो पिछले जो मैंने दो तीन, ये तीसरा स्टॉक है या तीसरी कंपनी है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एनर्जी। सो आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि अपकमिंग जो सेक्टर है या अपकमिंग ईयर्स के अंदर आप देखेंगे जो सेक्टर के अंदर ज़्यादा फोकस है वो एनर्जी सेक्टर है।
सो वहाँ पे भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। सो ये भी एक हिंट है कि गवर्नमेंट का जो अपकमिंग फोकस है वो कौन से सेक्टर्स के ऊपर है। सो अगर आप ये कंपनी की बात करें तो ये भी जो कंपनी है वो एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। तो ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करती है। सो वो सेल्स बनाती है जो सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई स्कूटर या कोई कार को जैसे ही प्लग इन करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने का जो काम है वो सेल्स करते हैं। सो वो सेल्स को बनाती है ये कंपनी, और इनका जो अग्रीमेंट है वो ओला और राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ भी हुआ है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनको जो है वो पूरा पीएलआई स्कीम का फ़ायदा होगा। और हमने रिलायंस एजीएम के अंदर भी देखा था कि रिलायंस का जो पूरा फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, और इनका काफ़ी ज़्यादा पर्सनली भी कंपनी का भी अपार्ट फ्रॉम पीएलआई, तो इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। सो इन्होंने धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जो है वो, जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर है, इसको गुजरात के अंदर सेटअप कर दिया है या सेटअप कर रहे हैं। सो इनका भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सो ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड तो नहीं है, बट सब्सिडरी है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली फ़ायदा जो है इनके रेवेन्यू से होगा। सो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 जो मैंने स्टॉक डिस्कस किए वो पूरा कंप्लीटली उनका फोकस एनर्जी पे था, अपार्ट फ्रॉम डिक्सन। सो डिक्सन जो था वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, बट यहाँ पे हम जो है पूरा फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ऊपर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है L&T। सो L&T हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, चाहे वो आईटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो अभी जो ये कंपनी है वो कंपनी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, सो ये फिर से एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोग आ गए हैं, या फिर ये चौथा स्टॉक होगा अपार्ट फ्रॉम डिक्सन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एनर्जी पे फोकस करना चाहते हैं। सो ये जो कंपनी है ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना चाहती है, बैटरी स्टोरेज के ऊपर फोकस करना चाहती है। सो इस कंपनी को भी जो है पीएलआई स्कीम का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो फॉर्चुनेटली अगर ये भी जो कंपनी है इनका भी जो प्लांट है वो गुजरात के हज़ीरा नाम के प्लेस के वहाँ पे इनका भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन का सेटअप हो चुका है, और ये डेली जो है ये 45 केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का इनका डेली का टारगेट है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस H2O से हो सकता है। सो ये केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात है। सो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अलग किया जाएगा ताकि सिर्फ H2O रह जाए। सो इस जो प्रोसेस को है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाएगा, और इससे हाइड्रोजन जनरेशन हो सकता है। सो ये जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है इससे ये लोग एवरी डे 45 केजी के आसपास का हाइड्रोजन जो है वो क्रिएट करेंगे, और इन फ्यूचर आप देखोगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में किया जाता है। सो ये जो L&T कंपनी है इसको भी डायरेक्टली बेनिफिट होगा, और पीएलआई स्कीम भी है। सो गवर्नमेंट भी चाहती है कि काफ़ी ज़्यादा जो फोकस है वो एनर्जी के ऊपर किया जाए, ग्रीन एनर्जी मोस्टली जो है वो ग्रीन एनर्जी है। तो अगर आप सोलार की बात करें या विंड पावर की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सो यहाँ पे भी आप कहीं पे भी आप पॉल्यूशन नहीं देखेंगे या कोल का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, सो जहाँ से एनवायरनमेंट को हानि हो। सो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो कंपनीज भी कर रही हैं और गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। सो ये जो कंपनीज हैं इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने 5 कंपनीज डिस्कस की, आप 5 में से कोई भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं डिक्सन तो आप करना ही, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये अगर आप देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली प्ले कर रही है, और आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। सो आप चाहे तो L&T में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अडानी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टाटा पावर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप कोई भी एक आधी 2 कंपनीज़ को, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, सो छोटी मोटी कंपनीज जो है वो कोई ऐसा स्टार्टअप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कर नहीं सकती। सो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे भी ये इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, L&T हो। सो ये इतनी बड़ी कंपनी, उसके बाद भी ये पीएलआई स्कीम के अंदर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट हो रहा है। सो जो ग्रीन एनर्जी है वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इसका जो बेनिफिट है वो इन फ्यूचर आपको मिलेगा। सो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये कोई भी एक आधी कंपनी जो है या इस सेक्टर की कंपनी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, और ये जो एक पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर है।
सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।